गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभिषेक, संतोष, देवा, शेखर, जल्दी से कमेंट में आ जाओ सारे लोग। संदीप, यज्ञपाल, विजय, कविता, जितेंद्र, फास्ट, हरितंबर, पूजम, शालिनी, सारे लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। और आई होप आप लोगों का त्योहार जो काफ़ी अच्छा गया होगा। और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनसे एक तो पहले पढ़ाई नहीं हो पाती कि अब तो त्योहार आने वाला है, छुट्टियां होने वाली हैं, सारी चीज़ें जो थी हम लोग काफ़ी अच्छे खासे लेवल से सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अब हमें पढ़ाई में अच्छे से लग जाना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट भी करना है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, और जो कुछ भी आपकी डिमांड थी वो सारी की सारी डिमांड अब एक तरफ लेके चलेंगे। ओके। और अब जो हमें कॉन्टिनेंट वाला सेगमेंट जल्दी से फिनिश करके फिर सीधा सीधा ओशियनोलॉजी पे पहुंच जाएंगे। आपकी दिवाली कैसी रही? बहुत अच्छी रही मेरी दिवाली। और जब भी छुट्टियां होती हैं तो मेरे पास एक ही काम होता है, मैं सुबह शाम बस सोता रहता हूँ। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर, बिहार का महापर्व अभी चल रही है सर। हाँ निशांत, 2 या 4 दिन में वो भी फिनिश हो जाएगा। तो हाँ, छठ पूजा वाला मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना? हाँ जी। कॉन्टिनेंट में मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में करा रहा था, और आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप एटलस का रिप्लाई नहीं दे पाए सर, इसलिए मैपिंग नहीं किए हैं सर। बंटी, जितने मैंने पॉइंट बताए थे ना आपको, वो किसी भी मैप में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको बताऊंगा तभी आप उसको कर पाओगे। आप गूगल सर्च मारो ना, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक भी आपके पास एटलस नहीं है, कोई मैटर नहीं है। एटलस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि वहाँ से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो वहाँ पे मैं और इसको बता दूंगा एटलस को। और देखते हैं कुछ और नया करते हैं। ठीक है, कुछ और नया करते हैं। अभी मैं रात आया हूँ यहाँ पे, आते आते फिर मैंने एक क्लास और ले ली 8 से 9:30। तो अब मैं भी थोड़ा सा रूटीन में आ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल से सही टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। कोशिश की थी मैंने आज आने की आते आते, लेकिन 8:15 हो ही गए, 8:10 हो ही गए। लेकिन कल पक्का आ ही जाऊँगा मैं। ओके चलो, अब जल्दी से आप हेडिंग डालो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो आप। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हम इसी को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान से समझना है इस कॉन्टिनेंट को। ओके, बीच में कोई कमेंट नहीं, लास्ट में सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा, अभी बीच में कोई कमेंट नहीं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। यानी कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है। किसके अकॉर्डिंग? तो आपका आंसर क्या होगा? एरिया के अकॉर्डिंग है। एरिया के अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और कौन सी रैंक है इसकी? तो आप लिख सकते हो इसमें, ऑस्ट्रेलिया हैज 7th रैंक, 7वीं रैंक है इसमें। अगला पॉइंट होगा, आपने एक पॉइंट सुना होगा, ओशिनिया। लिख देता हूं मैं इसको, ओशिनिया। ओशिनिया क्या है? तब आंसर होगा ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये है सर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यानी कि हिंदी में बोलोगे आप इसको, ये क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं इसमें? तो आपका आंसर होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें आ जाएगा आपका मैक्रोनेशिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा
मैलेनेशिया, एक कंट्री आ जाएगा इसमें पॉलिनेशिया, ठीक है ना, न्यूजीलैंड भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसको कहा जाता है ओशिनिया। ओके, सेजल बहुत बहुत थैंक यू, आप अकेले हो क्लास अटेंड करने के लिए। और देखो सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये स्ट्रगल जो है काफ़ी मतलब कुछ गलत किया आपने, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना एफर्ट कर पा रहे हो अपने सिलेक्शन के लिए। ओके, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम इतना अपनी जिम्मेदारियों को समझा। ओके, हाँ भाई। सर हम भी तो हैं, हाँ बिल्कुल आप भी हो, नेहा सारे लोग हो भाई, एक एक करके यहाँ पे बोली लगाया करूँ मैं नामों की है। हाँ भाई, तो यहाँ ओशिनिया जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये देशों का समूह है, और देशों का जो समूह है ना वो ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड, इन सब में है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ओशिनिया जो है ये ग्रुप ऑफ कंट्री जो है इसका लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है। ओके, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस ग्रुप ऑफ कंट्री का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, कौन सा है, तब आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया है। अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझोगे आप, मैं जो बताने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लोकेशन कहां पड़ती है ग्लोब पर, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन सदर्न हेमीस्फीयर, लोकेटेड इन सदर्न हेमीस्फीयर, यानी कि ये कहां स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कहां होगा, ये नॉर्थ में या साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ये साउथ पार्ट में स्थित होगा। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कहां पर होगा, ये साउथ पार्ट में होगा। अब अगला पॉइंट होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको डिस्कवर किसने किया था, तो आपका आंसर होगा सर डिस्कवर्ड बाई जेम्स कुक एंड तस्मान। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा आपका, खोज जो की थी वो की थी इसकी खोज, एक तो था जेम्स कुक और दूसरे का नाम था तस्मान। जेम्स कुक और तस्मान ने क्या किया, इसकी खोज की। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को किस नाम से और जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सर इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ थ्रस्ट लैंड, यानी हिंदी में आप बोलोगे इसको प्यासी धरती का, प्यासी धरती का देश कहा जाता है इसको। ओके, प्यासी धरती का क्या कहा जाता है, इसको देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं समझाऊंगा इसको। ओके, प्यासी धरती का इसको देश कहा जाता है। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको कंट्री भी माना जाता है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कॉन्टिनेंट भी माना जाता है और कंट्री भी माना जाता है, दोनों तरह से इसको माना जाता है। अब क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कंट्री भी मान लिया, तो सिंपल सी बात है इसकी फिर क्या होगी, कैपिटल भी होगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, इसकी क्या होगी, कैपिटल भी होगी। एशिया की कैपिटल होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं माना आपने उसको। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट पूछता है कि सर जब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है तो फिर अफ्रीका की क्या होगी, तो वो ग्रुप ऑफ कंट्री है, ना कि पर्टिकुलर एक कंट्री है। यहां आप इसको सिंगल कंट्री भी मानकर चलते हो, तो इस वजह से इसकी कैपिटल भी होगी। ओके, कैपिटल बताओ जल्दी से क्या है इसकी, ऑस्ट्रेलिया की, कमेंट करो फर्स्ट, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जल्दी से। मैं इसको रफ करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आंसर आया मेरे पास अभिषेक उज्जवल यज्ञपाल का, गुड, कैनबरा, ठीक है।
ठीक है, चलो मैप पर समझ लो अब आप इसको। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पे एक सागर पड़ता है जिसे कहा जाता है कोरल सी। यहां इसको क्या कहा जाता है? कोरल सी या कोरल सागर। ठीक, ये क्या हो गया? कोरल सागर हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है। तो ये सही नहीं बन पा रही है, क्या दिक्कत है आज? इसे कहा जाता है बे ऑफ कारपेंटेरियन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ना? यहां तक का दिख रहा है। बे ऑफ कारपेंटेरियन, कारपेंटेरियन की खाड़ी कहा जाता है इसको। यहां पे एक सागर जो पड़ेगा उस सागर का नाम होगा तिमोर सी, तिमोर सागर, और यहां पड़ेगा अराफरा सागर। इसके बाद फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां जो पड़ता है सागर उसका नाम है तस्मान सी। ठीक है ना, यानी कि तस्मान सागर। और ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर जो बताए मैंने, एक्चुअल में ये दो आइलैंड हैं। एक का नाम है नॉर्थ आइलैंड, एक का नाम है नॉर्थ, थोड़ा सा कट रहा है कोई बात नहीं, और इसका नाम है साउथ आइलैंड। एक नॉर्थ आइलैंड और एक का नाम क्या है? साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है यहाँ पे। इस जल संधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा, इस जल संधि को नाम दिया जाता है, कहाँ लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूं, इसको कहा जाता है कुक स्ट्रेट। इसे कहा जाता है कुक जल संधि। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? कुक जल संधि कहा जाता है। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड दोनों को मिला दोगे तो यही बन जाएगा न्यूजीलैंड। क्या बन जाएगा? ये न्यूजीलैंड बन जाएगा। ओके, और न्यूजीलैंड जो है यहां ऑस्ट्रेलिया से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली, ये डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया पे डिस्कस करते हैं हम, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसका डिवीजन करते हैं, तो मैं लिखता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया है इसको आप कितने भाग में डिवाइड कर सकते हो? तब आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को कितने भाग में विभाजित किया जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा? 3। ऑस्ट्रेलिया को 3 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम? 3 भाग में। कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला हमें समझना है वेस्ट। एक तो हम लिख सकते हैं इसका वेस्ट पार्ट, ठीक है ना, यानी कि एक लिख सकते हो इसमें
ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग। एक हो जाएगा मिडिल पार्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग, और फिर तीसरे नंबर पर आएगा ईस्ट पार्ट। इधर लिख देता हूं मैं इसको, ईस्ट पार्ट, मतलब एकदम ऐसे खड़े खड़े डिवाइड किया इसको, पूर्वी भाग। लगभग ये यहां से एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर एक ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये हो जाएगा, मतलब कि ये वेस्ट, मिडिल और ये हो जाएगा ईस्ट। तीनों के बारे में समझना है, ओके। अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, तो याद रखना ये लार्जेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट जो है इसका। ये कैसा पार्ट है? लार्जेस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ये सबसे बड़ा भाग है, ओके। कैसा भाग है ये? सबसे बड़ा भाग। कितना बड़ा है सर ये? तो लगभग ये 2/3 एरिया कवर करता है। किसका? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लगभग 2/3 भाग इसी के अंतर्गत आता है। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां होता क्या है, वेस्ट पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट पार्ट है, यहां से एक ओशियनिक करंट पास होती है, यहां से इस टाइप से, और ये कोल्ड ओशियनिक करंट है, ठीक है ना। कैसी करंट है ये? कोल्ड ओशियनिक करंट है। ओशियनिक करंट क्या होती है मैं आपको ओशिनोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा। अभी बस एक बात ध्यान में रखनी है, ड्यू टू, इसको रफ कर देता हूं मैं क्योंकि पूरा इसी को समझना है। ड्यू टू कोल्ड ओशियनिक करंट, थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं अभी। ओशियनिक करंट क्या होती है, मैं 1 मिनट लिख देता हूं इसको। महासागरीय धारा। कैसी? ठंडी। ठंडी महासागरीय धारा के कारण क्या होता है यहां देखो, धारा का मतलब क्या होता है? ओशियनिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, फ्लो ऑफ ओशियनिक वाटर विद अ डेफिनेट वेलोसिटी एंड डेफिनेट डायरेक्शन। महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में निश्चित गति के साथ बहना ही क्या कहलाता है? जलधारा कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है वार्म ओशियनिक करंट और एक होती है कोल्ड ओशियनिक करंट। ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। अब जो ठंडी जलधारा होती है वो रेनफॉल नहीं करवाती, और जो गर्म जलधारा होती है वो रेनफॉल करवाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि गर्म जलधारा है तो सिंपल सी बात है, जब पानी गर्म होगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा या कम होगा? वेपराइजेशन बढ़ेगा। तो उस भाग के ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर होगा वहां वाटर वेपर का अमाउंट कैसा होगा? कम या ज्यादा? वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा। और आप भी समझदार हो कि अगर वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है तो रेनफॉल कैसा होगा? ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट जाते हैं। ठंडी जलधारा है, टेम्परेचर कम करेगी, वेपराइजेशन कम होगा, वाटर वेपर कम होगा तो रेनफॉल कम होगी। क्लियर है ना यहां तक ये बात? तो अब यहां होता क्या है, कोल्ड ओशियनिक करंट पास होती है, तो ठंडी जलधारा के कारण यहां रेनफॉल कैसी होती है? तब आंसर होगा वेरी लो। यहां क्या होता है सर? वेरी लो रेनफॉल होती है, बहुत कम वर्षा होती है यहां। ऐसा किसके कारण होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओशियनिक करंट के इफेक्ट के कारण। जब यहां बहुत कम वर्षा होती है तो फिर आप बताओ मुझे, बहुत कम वर्षा होने वाले स्थान को क्या नाम देते हैं हम? तो आपका आंसर होगा, या तो आप बोलोगे एरिड एरिया, क्या बोलोगे आप इसको? एरिड एरिया, या फिर आप बोलोगे इसको सेमी एरिड एरिया। दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। यानी कि फाइनली ये मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है। मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है। क्लियर है ना? ये कैसा क्षेत्र है? मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली क्षेत्र है। अब मैंने आपको बताया था कि एमू जो है, एमू हो की अगर हम बात करेंगे, एमू पे बाद में जाते हैं, पहले इसी को समझते हैं। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर क्या फैले हुए हैं? ये इसका एरिया जो है वो एरिड एरिया या डेजर्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना? एरिड एरिया या डेजर्टेड एरिया के अंतर्गत आता है।
तो जब मैक्सिमम पार्ट पे रेनफॉल कम हो रही है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, थ्रस्ट लैंड। इसको क्या कहा जाता है, थ्रस्ट लैंड कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है प्यासी धरती का देश या महाद्वीप, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ कोल्ड ओशियनिक करेंट? इस कोल्ड ओशियनिक करेंट का नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट। ओके, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट। वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोकाबर्रा जो है, कोकाबर्रा नहीं, यहां पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच की। तो आप जल्दी से कमेंट करोगे ऑस्ट्रिच जो है वो किस डेजर्ट में पाए जाते हैं? फास्ट जल्दी से कमेंट करो, ऑस्ट्रिच जो है वो किस डेजर्ट में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिच का मतलब हो जाएगा, मैं हिंदी की मैं बात करूंगा, शुतुरमुर्ग। हाँ भाई, डेजर्ट का नाम बताना है। विजय का सबसे ठीक आंसर है, प्रमोद का ठीक आंसर है। ओके ठीक है। अच्छा, थार डेजर्ट में अंकित पकड़ लो दो चार, थार डेजर्ट में तो अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट होगा, तो वहां पे तो पाए जाते हैं ऑस्ट्रिच, और यहां पे सेम ऐसे ही ऑस्ट्रिच जैसा ही पाया जाता है क्या? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एमो। ओके, इसको क्या बोला जाता है? एमो। यहां पे क्या पाया जाता है? तब आंसर होगा यहां पे एमू पाया जाता है। एमू क्या होता है? बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, इसको समझने के लिए लिख सकते हो आप स्मॉल ऑस्ट्रिच, यानी कि एक तरह से ये छोटा शुतुरमुर्ग होता है, छोटा शुतुरमुर्ग जैसा होता है ये एमू जो होता है। ओके, अब बात आती है कि यहां पे कौन कौन से डेजर्ट हैं सर, ठीक है ना? यहां पे डेजर्ट जो है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनना। यहां जो डेजर्ट पड़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, यहां डेजर्ट जो पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा सर लगभग इस टाइप से एक डेजर्ट है, यहां एक डेजर्ट यहां इस टाइप से यहां फैला हुआ है। इनके नाम क्या हैं? तो इसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा, इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये दो डेजर्ट पड़ते हैं इसी वाले भाग में, एक का तो नाम है सैंडी डेजर्ट और एक का नाम क्या है? विक्टोरिया डेजर्ट। ओके, सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट इसी वाले भाग में पड़ते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, आज बहुत शांति से पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने आप सिलेबस की स्पीड बढ़ जाएगी। विक्टोरिया डेजर्ट और सैंडी डेजर्ट इस वाले भाग में स्थित हैं। अब ध्यान से समझना, विक्टोरिया और सैंडी डेजर्ट जो हैं इस वाले भाग में स्थित हैं। अगला पॉइंट होगा कि इन डेजर्ट में कुछ खास है, एक तो सैंडी और एक बताया मैंने आपको विक्टोरिया, सैंडी और विक्टोरिया, ठीक है? अब याद रखना, इन दोनों में गोल्ड माइन पाई जाती है, गोल्ड माइन आर फाउंड, ठीक है ना? गोल्ड माइन आर फाउंड, यानी कि इन दोनों डेजर्ट में क्या पाई जाती हैं? सोने की खान पाई जाती है, सोने की खान पाई जाती है, ठीक है ना? किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो स्थान का नाम लिख रहा हूं मैं, एक का तो नाम है कालगोर्डी और एक का नाम है कूलगार्डी। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है गोल्डन सिटी। इन दोनों को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। ओके, ऑस्ट्रिच एनिमल है या वर्ड है? लार्जेस्ट वर्ड है, सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है? आप लोगों को साफ दिख रहा है ये ब्लू कलर? ब्लू कलर साफ दिख रहा है आपको ये?
हाँ भाई, तो ये डेजर्टेड वाला पार्ट हो जाएगा। मैंने बताया ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और यहाँ पे क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। दो डेजर्ट है। तो हमें यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या पता चली, हमें एक तो बात सर ये पता चली कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वहां पे वेस्ट पार्ट पे रेनफॉल कम होती है। ओके, वेस्ट पार्ट पे रेनफॉल कम होती है किसके कारण, ओशियनिक करंट के इफेक्ट के कारण। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट पार्ट पे कम रेनफॉल होती है तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है भाई, दो डेजर्ट बने हुए हैं, उन दोनों डेजर्ट में क्या है, सोने की खान है। अब सिंपल सी बात है। दूसरी आप जो अगर हम बात करेंगे यहाँ रेनफॉल कम हो रही है तो यहाँ खेती कम होगी या ज्यादा होगी, खेती कम होगी। पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं है। बात क्लियर है ना, यहाँ पे खेती नहीं है तो पॉपुलेशन यहाँ पे कैसी होगी, कम होगी। क्लियर है ना इतनी बात। चलो इसको रफ करता हूं मैं। खेती कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। एक मिनट। हाँ भाई, यहां तक समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताओ। गिब्सन डेजर्ट भी तो साउथ में पाया जाता है, क्या ये सैंडी डेजर्ट का पार्ट है? बिल्कुल उसी का पार्ट है। हाँ जी, देखो अब करना क्या है ना, इसको ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करते हैं यहां से, कुछ इस टाइप से है। एक पार्ट तो ये हो जाता है इसका, फिर एक पार्ट जो होगा वो लगभग यहां से ऐसे शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा। इसको तो कहा जाएगा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको कहा जाता है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नीचे वाले को कहा जाता है साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है क्वींसलैंड। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, क्वींसलैंड कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखो अब जो ये बचा हुआ भाग है ना, ये वाला जो है इसको कहा जाता है न्यू साउथ, न्यू साउथ वेल्स। और एक भाग यहां भी पड़ता है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, विक्टोरिया। इसको क्या कहा जाता है, विक्टोरिया कहा जाता है। और थोड़ा सा ऊपर की साइड से यहां से लाइन पास होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस लाइन को सर नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब देखो आगे समझना शुरू करते हैं। वेस्ट पार्ट आप अच्छे से समझ चुके हो ऑस्ट्रेलिया का, मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया। इसके बाद फिर हम समझेंगे अब मिडिल वाला पार्ट। तो मिडिल वाले पार्ट में कौन कौन सा भाग आ जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। देखो मिडिल पार्ट यानी कि मध्य भाग, मध्य भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, तब आंसर होगा आपका, इसमें ये एक तरह से प्लेन एरिया है। ये कैसा एरिया है, तो आपका आंसर होगा ये प्लेन एरिया है, यानी कि एक प्रकार का समतल क्षेत्र है। बहुत ध्यान से समझना, एक प्रकार का कैसा क्षेत्र है, ये समतल क्षेत्र है, एक प्रकार का समतल क्षेत्र है। ओके,
अगला पॉइंट होगा इसके बाद, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भाग आते हैं इसके अंतर्गत। ओके, नॉर्थ एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया दोनों भाग आते हैं इसके अंतर्गत। इस वाले रीजन में क्या होता है, तो ये पूरी तरह से एरिड एरिया तो नहीं है, सेमी एरिड एरिया है ये। कैसा एरिया है? सेमी एरिड एरिया है ये। अब सिंपल सी बात है, सेमी एरिड एरिया है मतलब कि हिंदी में आप बोलोगे इसको, ये क्या है? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब यहां रेनफॉल थोड़ी थोड़ी होती है। यहां पे क्या है? ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना? कैसा क्षेत्र है ये सर? आंसर क्या होगा आपका? ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब कि यहां पे रेनफॉल जो है वो होती तो है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। रेनफॉल होती है लेकिन यहां पे होती है थोड़ी सी कम। अब यहां देखना, यहां मिडिल पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ स्मॉल रिवर्स पाई जाती हैं। स्मॉल रिवर्स आर फाउंड। यहां पे छोटी नदियां पाई जाती हैं। यहां छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं। ओके, अब छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं तो इनसे क्या हो जाता है? पहली बात तो एक तो इनसे इरिगेशन हो जाएगा। इनसे क्या हो जाएगा? इरिगेशन हो जाएगा, यानी कि इनसे सिंचाई हो जाएगी। इनसे क्या होता है? सिंचाई होती है, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं। ओके, दूसरी बात, ये नदियां जो हैं इनलैंड हो जाती हैं। इनलैंड इन एरिया ऑफ लेक, इन एरिया ऑफ लेक आयर। ओके, यानी कि ये स्थलबद्ध हो जाती हैं। कहां स्थलबद्ध हो जाती हैं सर? ये आयर झील के क्षेत्र में, आयर झील के क्षेत्र में। अब सोच रहे होगे आयर झील कहाँ है, बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्थल रुद्ध होने का मतलब क्या है? जैसे आपने एक इंडिया की रिवर का नाम सुना होगा, लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो लूनी रिवर जो है वो अरब सागर में पहुंचने से पहले ही धरातल में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो होती हैं, ये नदियां भी गायब हो जाती हैं। कहां पहुंचते पहुंचते? लेक आयर के आसपास वाले क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? ये गायब हो जाती हैं। तो यहाँ की एक मुख्य झील है लेक आयर। और लेक आयर किस जगह पड़ती है? तो आपका आंसर होगा, मैं इसको रफ करूंगा, लेक आयर जो है वो लगभग यहां पड़ती है स्टेप से। ये हो जाएगा लेक आयर। ठीक है ना? लेक आयर वाला जो एरिया होगा वो ये हो जाएगा। और लेक आयर वाला जो एरिया है ना, एक बात में और इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखना, लेक आयर वाला जो एरिया है यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि यहां पे सबसे निचला बिंदु है। और सबसे निचला बिंदु मतलब सबसे गहरा बिंदु है। और कितना गहरा? 12 मीटर। 12 मीटर गहराई है यहां पे। ठीक है, यहां गहराई कितनी है? 12 मीटर है। तो ये हो जाएगा मिडिल पार्ट, जो कि लगभग समतल क्षेत्र है। ठीक है ना, ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा नीचा है। रेनफॉल भी थोड़ी बहुत यहाँ हो जाती है। छोटी छोटी नदियां भी पाई जाती हैं जिनसे यहाँ इरिगेशन भी होता है। छोटी छोटी नदियां होती हैं जिनसे क्या होता है? इरिगेशन भी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है? ये बे ऑफ कारपेंटेरियन है। इस बे ऑफ कारपेंटेरियन से क्या किया जाता है? तो आंसर होगा, बे ऑफ कारपेंटेरियन जो है, इससे मैं लिख रहा हूं यहां, बे ऑफ कारपेंटेरियन। इसे कहा जाता है कारपेंटेरियन की खाड़ी। बे ऑफ कारपेंटेरियन जो है, इससे क्या, यहां से क्या होता है? तब आंसर होगा, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, यहां से क्या होता है? खनिजों का
खनिजों का खनन होता है। यहां से क्या होता है? खनिजों का खनन होता है। ओके, यहां से खनिजों का खनन होता है। क्लियर है ना यहां तक? यहां से खनिजों का खनन होता है। ऑस्ट्रेलिया की नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? अखिलेशी ओके, अखिलेशी इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया की नदियां जो है काफी छोटी छोटी नदियां होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम नदियां जो हैं वो इनलैंड हो जाती हैं, और इनलैंड हो जाएंगी तो डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि डेल्टा बनाया जाता है सागर या समुद्र में मिलने से पहले। ओके, सागर या समुद्र में मिलने से पहले। ठीक है अशोक, आपको लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए? आपका कमेंट आ रहा है मेरी तरफ नेट बहुत स्लो चल रहा है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपका नेट स्लो चल रहा है, और फिर आप कमेंट कर रहे हो बार बार नॉट क्लियर लुकिंग सर। ठीक है, ये गलत है, और आप इस चीज को रिपीट मत करो बार बार। जब तुम्हें खुद पता है कि आपका नेट स्लो चल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं मॉडम लेकर आ रहा हूँ आपके पास कि नेट स्लो चल रहा है तो लो आपको बूस्ट करने के लिए मैं आ रहा हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं फैलाते हैं क्लास में। सर इसको बे बोलेंगे या गल्फ? सर प्लीज इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। बे और गल्फ में बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, आप एक तो ऐसे कह सकते हो लार्ज साइज ऑफ बे इज कॉल्ड गल्फ। ठीक है, खाड़ी जो होती है उथला हुआ पार्ट होता है, मतलब उठा हुआ, ज्यादा गहरा पार्ट नहीं होगा, जबकि बे जो होगा, गल्फ जो होगा वो काफी गहरा पार्ट होता है। ओके, ये आपके फयाज और मेघा दोनों का एक साथ डाउट क्लियर हो गया। ओके हाँ भाई, तो यहां से क्या किया जाता है? यहां से खनिज निकाले जाते हैं, और यहीं पे एक शहर और पड़ता है डरविन, अगर आपने सुना हो तो। लगभग यहां पड़ेगा डरविन, काफी फेमस सिटी है ये डरविन जो है, यहां पड़ता है। ओके, अब आ जाते हैं हम कौन से पार्ट पे? तो अब हम बात करेंगे ईस्ट पार्ट की। इस वाले ईस्ट पार्ट की बात करेंगे अब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट पार्ट जो है। हाँ जी, देखो ईस्ट पार्ट, पूर्वी भाग, ध्यान से समझना। ईस्ट पार्ट में होता क्या है? यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट पार्ट है, हाँ भाई, अगर हम ईस्ट पार्ट की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो ईस्ट वाला जो पार्ट है यहां पे क्या है? तब आंसर होगा यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड। यहां पे क्या है? तो आपका आंसर होगा महान विभाजक। यहां महान विभाजक श्रेणी स्थित है। क्या स्थित है? यहां पे महान विभाजक श्रेणी स्थित है। देखो कहां है, लगभग ये यहीं से स्टेप से शुरू हो जाती है। स्टेप से फैली हुई है महान विभाजक श्रेणी। ओके, यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ये एक्चुअल में क्या है? रेंज का तो मतलब समझ आता है ना आपको, माउंटेन का पार्ट है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां पे स्थित है। अब ध्यान से समझना है इसको। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोशिस्को।
ऊंचाई कितनी है इसकी? 2234 मीटर। ये इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण यहां रेनफॉल कैसी होती है? ये है हाई रेनफॉल एरिया। यहां वर्षा कैसी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? वर्षा ज्यादा होती है। यहां वर्षा कैसी होती है? आपका आंसर क्या होगा? ज्यादा होती है। क्लियर है? यहां वर्षा कैसी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां वर्षा जो होती है वो होती है ज्यादा। ओके, जब यहां वर्षा ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है, फिर यहां और क्या क्या इससे पॉइंट निकलेंगे। 85% पॉपुलेशन जो है, कितने परसेंट? 85%। 85% पॉपुलेशन जो है, 85% जनसंख्या जो है वो इसी ईस्ट पार्ट में रहती है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, और हाई रेनफॉल है तो यहां पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है, कृषि भी ज्यादा होती है, प्लस एनिमल हस्बेंड्री भी ज्यादा होती है यहां। यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो कि यहां पशुपालन कैसा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ज्यादा पशुपालन होता है यहां पे ज्यादा। तो ऑलमोस्ट आप यहां से एक बात निकाल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये ईस्ट वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां 85% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इस चीज को आप उल्टा समझो, ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन किधर लाइज करती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट पार्ट में। क्या कारण है सर? क्योंकि वहां रेनफॉल ज्यादा होती है। वहीं रेनफॉल ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन होने के कारण, माउंटेनियस एरिया होने के कारण यहाँ रेनफॉल जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में होती है ज्यादा। ओके, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के? तो ईस्ट पार्ट में मैंने बताया आपको, ईस्ट पार्ट में 3 चीजें आती हैं। एक तो क्वींसलैंड आता है, एक न्यू साउथ वेल्स आता है और एक विक्टोरिया आता है। ओके, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा पार्ट है आपका? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर ये है आपका ईस्ट पार्ट। क्लियर है? अब ईस्ट पार्ट ये क्वींसलैंड हो जाएगा, क्वींसलैंड का ही पार्ट माना जाता है यहां पे ये। ओके, इतना हिस्सा जो है कौन सा? कोरल सी। इस कोरल सी के अंदर यहां पे इस टाइप से एक क्या है? बैरियर रीफ है। इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है ग्रेट। ओके, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है इसको। ओके, कहां स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है, ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति होती है, मैं इसको बता चुका हूं आप लोगों को। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल सागर में स्थित है और क्वींसलैंड का हिस्सा है। ठीक है, इसके पॉइंट समझना। ओम सर, जेट स्ट्रीम क्या है प्लीज बताना। पिछली वाली वीडियो अगर आप देखोगे ना और उन चीजों को रिवाइज भी करोगे तो यहां डिस्टरबेंस नहीं फैलाओगे आप। जेट स्ट्रीम क्या होती है पूरा फिगर वगैरह बना के समझाया है मैंने, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बीच में ही और रोक के आपको जेट स्ट्रीम पढ़ाने वाला हूं। वहां से आप उसको कवर करो। हाँ भाई, मैंने बताया कोरल सी, ये कहां स्थित है? तब आंसर होगा ये ईस्ट पार्ट में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूरे कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है ये। इसी कोरल सी में क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसमें है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है। नाम क्या है इसका? नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, इसे कहा जाता है महान प्रवाल भित्ति। अब ध्यान से समझना,
ये महान प्रवाल भित्ति जो है इसकी लेंथ कितनी है अगर आपसे पूछा जाता है तो लेंथ जो है इसकी लगभग 1900 किलोमीटर है, लगभग में 1900 किलोमीटर है इसकी। ओके 1900 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी 1900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये मैंने बताया कि ये तो पानी वाले भाग में स्थित है, क्लियर है ना, तो ये यहां पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, जो क्वींसलैंड है मैंने लिखा हुआ है, इससे डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा लगभग 38 किलोमीटर। मतलब एकदम पैरेलल नहीं है, ठीक है, तिरछी है, एकदम पैरेलल नहीं है, तिरछी है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि यहां डिस्टेंस ये वाली कम है और यहां डिस्टेंस आप देख रहे हो कैसी है, ये ज्यादा है। ये कोरल रीफ के बारे में पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये किसके बारे में पॉइंट हो गया सर, ये हो जाएगा कोरल रीफ के बारे में, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है, जब कोरल एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, मैंने बताया होगा, कोरल के एक्सपायर होने से उसके स्केलेटल बचते हैं, स्केलेटल के एक जगह इकट्ठा होने से एक चट्टान बनती है जिसको कहा जाता है प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। ओके, बहुत सारे कोरल के यहाँ पे क्या होने से, बहुत सारे कोरल के एक ही जगह पर इकट्ठा होने से बनने वाली जो चट्टान होती है उसे क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कोरल रीफ। हाँ जी, क्या कोरल बताया नहीं है मैंने, कोरल जो है वो इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, कोरल जो है वो इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, कोरल जो है वो इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है और ऐसा नहीं है कि कोरल यहीं पाया जाता है मानविंदर, कोरल आपके अरेबियन सी में भी पाया जाता है, अरब सागर में भी स्थित है कोरल जो है। और बास स्ट्रेट जो है वो यहां नहीं पड़ती, यहां तो कुक स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट जो है ना वो यहां पर स्थित है, थोड़ा अच्छे से देखा करो। ये जो तस्मानिया आइलैंड पड़ता है ना, तस्मानिया आइलैंड के पास यहां पे बास स्ट्रेट, यहां थोड़ी है कोई, इसको दोबारा देखना, कुक स्ट्रेट और ये सब ठीक लिखा हुआ है। ओम, पहले आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और इरिटेट मत करो मुझे कि जल संधि का नाम गलत है। ओके, दोबारा से थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, बास स्ट्रेट यहां पर है, जबकि कुक स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को जोड़ती है, उस जल संधि का नाम कुक जल संधि है, ठीक है। कोरल के बारे में 2-3 पॉइंट समझ लो, कोरल क्या होता है, तो कोरल की अगर हम बात करेंगे तो ये इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, कोरल जो है ये इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जलीय जीव, ये जलीय जीव होते हैं और किस प्रकार के वाटर में रहते हैं, ये तो आंसर होगा सलाइन वाटर, ये खारे पानी में रहते हैं। किस फाइलम से बिलोंग करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, कॉलिनट्रेटा या हिंदी में बोला जाता है सीलेंट्रेटा, और इनकी एक क्वालिटी होती है ये CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? तो आंसर क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तो इनके एक्सपायर होने से क्या बचेगा? स्केलेटल बचेगा। इनके स्केलेटल पर एक कोरल था, मानकर चलो ए, ये एक्सपायर हुआ, एक दूसरा कोरल था बी, इसके ऊपर स्थापित हो जाएगा, ये दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, तो एक द्वीप जैसी संरचना बन जाती है। उसी को कहा जाता है क्या? कोरल आइलैंड कहा जाता है। एक्चुअल में उसको क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड कहा जाता है। अब ये कोरल आइलैंड होते हैं तीन प्रकार के। पहला प्राइमरी स्टेज जो होती है उसको कहा जाता है एटॉल। सेकेंडरी स्टेज जो होती है उसको कहा जाता है रीफ। और जो टर्सरी स्टेज होती है, जो टर्सरी स्टेज होती है उसे कहा जाता है फ्रिंजिंग। और क्या बताया नहीं है मैंने ये कोरल? कमेंट करना आप एक बार। बताया नहीं था कोरल मैंने कभी? हिमालय भी तो कोरल भित्ति का बना हुआ है। अरे भाई ये तो कोई नई रिसर्च है, मेरी समझ से बाहर है मेघा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा कि हिमालय जो वो कोरल रीफ से बना हुआ है। हो सकता है आपने कोई फॉरेनर राइटर पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको समझ लो भैया। तो कोरल एक प्रकार का मूंगा जो है जीव होता है, उसके एक्सपायर होने से, उसके एक्सपायर होने से जो स्केलेटल बचते हैं उससे एक द्वीपनुमा संरचना बन जाती है, उसी को कहा जाता है कोरल रीफ। ओके, तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बता दिया, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हो जाएगी। ठीक, हाँ जी। नहीं बताया था सर जी आपने, कोई बात नहीं, अब बता दिया ना। कोरल आइलैंड बनने में बहुत साल लगते होंगे? नहीं, रात रात में बन के तैयार हो जाता है। जैसे सुबह 4 बजे कोरल एक्सपायर हुआ तो 6 बजे तक कोरल आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड बन के तैयार हो जाता है। रात रात में हो जाता है। गूंगा और कोरल एक होता है क्या सर? गूंगा नहीं होता, वो मूंगा होता है। मूंगा या कोरल एक ही बात होती है। सर जी प्लीज, मैं ऑप्शनल में जियो लेना चाहता हूं, इस क्लास से यूपीएससी लेवल का नहीं हो रहा है, प्लीज कोई बुक बताना। देखो, यूपीएससी वर्ड बोलने में हमें 2 सेकंड लगती है यूपीएससी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज एसएससी की तैयारी कर रहे थे और कल आप यूपीएससी की तैयारी करने लगोगे और सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। यूपीएससी के लिए एक धीरे धीरे प्रोग्रेसिव शुरू होती है। और आप इस बात को क्लेम कर रहे हो ना विश्व के यूपीएससी का इससे क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्ट आप यहां से पढ़ोगे सीधा सीधा वहां क्वेश्चन से जाके टिक करना शुरू कर दोगे। 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है पूरी चीजों को समझने में। लेकिन इस क्लास की इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ नहीं आएगी। इस क्लास की इंपॉर्टेंस आपको जब समझ आएगी जब आप यूपीएससी की कोचिंग करोगे ना, और तब फिर आपको याद आएगा कि हाँ, हमारे टीचर ने जो वहां पढ़ा था, हमने कैरियर पे ये वाली चीजें कुछ बताई थी। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास से आप पूरा का पूरा मेंस लिख डालोगे। ये आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइमरी स्टेज है। आगे बात समझ में? एसएससी से काफी ज्यादा हायर है, पीसीएस लेवल को भी क्रॉस कर रहा है, यूपीएससी की प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद फिर कहीं जाकर ये पूरा का पूरा आपका टारगेट जो है वो धीरे धीरे जाके कंप्लीट होगा। हाँ भाई,
देखो यहां ये वाला जो पॉइंट है यहां पड़ेगा, कुछ लोकेशन और समझ लो, यहां पड़ता है ब्रिस्बेन, यहां पड़ता है सिडनी, हिंदी में लिख दूं, ब्रिस्बेन, उसके बाद सिडनी, सिडनी से और नीचे आएंगे तो यहां पड़ेगा कैनबरा, लगभग यहां पड़ता है क्या, यहां पड़ेगा कैनबरा के बाद यहां पड़ता है मेलबर्न, जो पहले राजधानी होती थी। ये कुछ लोकेशन आप लोग ध्यान में रखना। ओके, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ये वाले पॉइंट आप ध्यान में रखना। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? कोरल जो है और मूंगा एक ही है, जैसे मंडे और सोमवार एक ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मंडे के कारण सोमवार आता है या कोरल के कारण मूंगा बनता है। ओके, हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब देखो यहां पे शिप रियरिंग एरिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि भेड़ पालन केंद्र जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? पहली बात, इनको नाम दिया जाता है स्टेशन, इनको स्टेशन कहा जाता है। भेड़ पालन केंद्र जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, इनको स्टेशन कहा जाता है। ओके, विश्व बार बार कमेंट मत करो, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यूपीएससी की कोचिंग करो जाके कहीं। ओके, जब मुझसे बात करना कि लेवल क्या होता है, पता क्या होता है, टीचर से पहले आजकल स्टूडेंट को पता होता है कि मेरा लेवल क्या है या इस टीचर का लेवल क्या है और ये है वो है, मार दुनिया की बातें होती है। मैं कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। आप एक काम करो, करीब 45,000 रुपए के समथिंग अबाउट बैच मिल जाएगा आपको, 45 से 50,000 रुपए के समथिंग अबाउट। आप उस बैच को ज्वाइन करो, ठीक है? और फिर आप मुझे 6 महीने बाद मिलना, मुझे बताना फिर कहाँ का लेवल कैसा क्या होता है, और कितना आपको मैपिंग वगैरह से चीज़ें समझाई जाती हैं, कितना आपकी बातों को वहाँ पे एक तरह से बोलते हैं ना गंभीरता से लिया जाता है, कितने आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। 6 महीने बाद मुझसे मिलना, ठीक है? ओके, सीप रियरिंग एरिया जो होता है, भेड़ पालन केंद्र जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। अब जो यहाँ वर्कर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? वर्कर्स जो होते हैं मतलब मजदूर जो होते हैं, इनमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इन मजदूर को कहा जाता है जैकारो। इनको क्या कहा जाता है? जैकारो कहा जाता है। इन वर्कर्स को क्या कहा जाता है? जैकारो कहा जाता है। और कौन सी भेड़ पाली जाती है यहां? तो आंसर होगा मैरिनो। यहां पे मैरिनो भेड़ जो होती हैं, मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। और सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आंसर क्या होगा? न्यू साउथ वेल्स में होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे ये भेड़ पालन केंद्र हो जाएगा, जिनको क्या कहा जाता है? जैकारो कहा जाता है। ओके, अब देखो सोच कर देखना आप, ये वाली कौन सी लाइन हो गई? ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा हो जाएगी ये वाली लाइन। और मकर रेखा के ऊपर का कौन सा रीजन हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। और नीचे वाला क्या होगा? सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। ओके, नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा? सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। ठीक, नीचे वाला क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सब ट्रॉपिकल, जबकि ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, यहां पे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान। ग्रासलैंड या घास के मैदान कौन कौन से यहां पे? ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बताया मकर रेखा से ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। तो यहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं।
यानी कि उष्ण घास के मैदान। और कुछ पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल। शीतोष्ण घास के मैदान। ओके। उष्ण उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान यहां पे पाए जाते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब इस ऊपर वाले रीजन में पाए जाएंगे, यहां पूरे के पूरे इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे ये सब। इनको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इनको कहा जाता है सवाना। इनको कहा जाता है क्या? सवाना। और जो नीचे वाले रीजन में लगभग यहां इस वाले पार्ट में जो पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है डाउन्स। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। यहां एनिमल कौन कौन से फाइंड आउट करोगे आप? एनिमल, जानवर कौन कौन से होते हैं यहां? सारे लोगों को पता होगा कंगारू होता है यहां पे। और यहाँ का ये नेशनल एनिमल जो है वो अनाउंस हो चुका है, कंगारू। कंगारू के बाद फिर यहाँ पे पाया जाता है एमू। ठीक है ना, कंगारू हो गया, एमू हो गया, और पाया जाता है यहाँ पे डिंगो, डिंगो डॉग। काफी खतरनाक होता है डिंगो डॉग जो होता है, वो लगभग इस वाले एरिया में पाया जाता है। ये मैं डी बना रहा हूं यहाँ पे, डिंगो। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है यहाँ? प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी तो ये क्रिएट होती है, जो सीप होती हैं, भेड़ होती हैं, उस भेड़ पर ये डिंगो जो है अटैक करता है। ठीक है, तो जैकारो स्पेशली यहाँ पे इसीलिए लगाए जाते हैं कि कहीं डिंगो के कारण इनकी उस पर अटैक करने के बाद उसे खत्म ना कर दें। ओके, तो यहाँ कंगारू है, एमू है, डिंगो है। और पक्षियों में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पक्षियों में कोकाबर्रा सुना होगा आपने, एमू भी पक्षी में ही आएगा। एक तो एमू, एक कोकाबर्रा, ये पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है? तो आंसर होगा सर, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वीट का भी किया जाता है यहाँ, बार्ले यानी कि जौ, गेहूं, जौ और बाजरा, इन फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, इन फसलों का क्या किया जाता है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन किया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, लेक तो यहाँ पे काफी हैं, 5 से 6 लेक तो यहीं पे पड़ती है। सारी लेक तैयार करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ सारी लेक तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक का ध्यान में रखना, लेक आयरवाला, क्योंकि इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। क्यों रखता है वो चीज मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ। ठीक है, तो लेक आयरवाला जो है उसे आप जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक, लेक आयर काफी इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक रिवर निकलती है, जिस रिवर का नाम है मुर्रे रिवर, और एक दूसरी रिवर है जिसका नाम है डार्लिंग रिवर। दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं, तो इसका कंप्लीट नाम जो है वो पड़ जाता है मुर्रे डार्लिंग रिवर, और वो इस कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है। मैं लिख देता हूं यहां, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है?
तो लॉन्गेस्ट रिवर का नाम जो है वो है मुर्रे। मुर्रे डार्लिंग रिवर, इसका नाम क्या है? मुर्रे डार्लिंग नदी है। ठीक है। एमू और कीवी एक ही है, बंटी कीवी यहां पे नहीं है। कीवी जो होगा, कीवी यहां पे है, न्यूजीलैंड में है। यहां का नेशनल वर्ड है कीवी, न्यूजीलैंड का, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ओके, एमू अलग है और कीवी अलग है। लेक हो गई इसकी, रिवर हो गई, माउंटेन हो गया, हाईएस्ट पीक हो गई, डिवीजन हो गया इसका। थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में समझ लेते हैं इसको। ओके, न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दो आइलैंड हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड किस किस के मिलने से बना हुआ है? तो आंसर होगा, एक तो आइलैंड है नॉर्थ और एक है साउथ आइलैंड। हिंदी में लिखोगे आप, एक तो है उत्तरी द्वीप और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर होगा, दीज आइलैंड्स आर these islands are connected by Cook Strait। ठीक है ना, यह कुक जल संधि द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? कुक जल संधि द्वारा। क्लियर है ना, ये कुक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, अगला पॉइंट होगा कि जो न्यूजीलैंड है इसको क्या नाम दिया जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है ब्रिटेन ऑफ साउथ। इसको कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ओके, क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है न्यूजीलैंड जो है। यहां पे पाई जाती है कीवी वर्ड। यहां पे पाई जाती है कीवी पक्षी। यहां कीवी पक्षी रहता है। ओके, याद रखना, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में यहां वॉल्केनो है तो आंसर होगा नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ आइलैंड है इसका, नॉर्थ आइलैंड जो है ये कैसा है? यहां पे क्या पाए जाते हैं? वॉल्केनो। ठीक है ना, जो उत्तरी द्वीप है, इस उत्तरी द्वीप पर क्या पाए जाते हैं? तो ध्यान से समझना, उत्तरी द्वीप पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी। नॉर्थ आइलैंड पर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? इस पे पाया जाता है ज्वालामुखी। नॉर्थ आइलैंड पे पाया जाता है ज्वालामुखी और कुछ यहां पे गेजर भी पाए जाते हैं। इसी को आप बोलते हो गेसर बोला जाता है, मतलब गर्म जल के स्रोत। गेसर और वॉल्केनो पाए जाते हैं नॉर्थ आइलैंड पे। ओके, जबकि साउथ आइलैंड की बात करेंगे तो इस साउथ आइलैंड पे क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा, इस साउथ आइलैंड पे एक तो प्लेन्स पाए जाते हैं। प्लेन्स मतलब मैदान। इस पे एक तो मैदान पाए जाते हैं। मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इनको कहा जाता है कैंटरबरी। इन मैदान को कहा जाता है कैंटरबरी। और दूसरा, साउथ आइलैंड पे और क्या पाया जाता है? तब आंसर होगा
एक माउंटेन है जिसे कहा जाता है साउथ एल्प्स माउंटेन, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट कुक। ये क्या है? पीक है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची। इसे क्या कहा जाता है? माउंट कुक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? माउंट कुक कहा जाता है। और न्यूजीलैंड जो है मीट का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा करता है। ओके, न्यूजीलैंड जो है वो क्या करता है? मीट का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा करता है। और किस चीज की मीट? तब आंसर होगा सीप। सीप मीट न्यूजीलैंड में ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा? ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा। हाँ जी, सारे लोग कमेंट में आ जाओ जल्दी से। कमेंट में आओ सारे लोग जितने भी लाइव हो। टॉपिक आज का कैसा रहा? समझ आया नहीं आया? नेहा, लोअर पीसीएस में इस बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई थी। ओके, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो लगभग यहां पड़ता है, इसको कहा जाता है पर्थ। समझ आ गया ना? क्लियर फॉर लाइफ टाइम। अरे ठीक है, शिवम समझ आ गया। ओके, मानविंदर वेरी नाइस। आज बायो की क्लास नहीं, आज शायद फिजिक्स की क्लास है शाम को। टॉपिक बहुत सिंपल बना दिया है। ओके, और देखो मैं एक चीज, सारे लोग कमेंट में आ जाओ फास्ट। जब कहा करूँ कमेंट में आ जाओ तो सुन लिया करो, नहीं तो मैं बोर होने लगता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि कोई क्लास में लाइव ही नहीं है। और हाँ जी ईमानदारी से समझ आ गया। ठीक है भाई, ईमानदारी से समझ आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं कल आप लोगों से बात करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।